हाय गाइस। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम जो सर्किट थ्योरी है उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सेकंड ऑर्डर आरएलसी सर्किट। तो देखिए, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो सर्किट है उसमें एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट कितने होंगे, ओनली 2। ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैथमेटिकल देखना चाहें तो उस सर्किट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कौन से ऑर्डर की बनेगी, सेकंड ऑर्डर की। इसलिए ये जो चैप्टर का नाम है ये क्या है, सेकंड ऑर्डर आरएलसी सर्किट्स, क्योंकि यहाँ पे हम केवल सेकंड ऑर्डर जो सर्किट्स हैं उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, जिस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं गेट में। यानी कि इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जो सबसे ज़्यादा चांस है उसका क्या है कि जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ जो फाइंड करनी होती हैं सर्किट में, उसी के रिगार्डिंग आएगा। ठीक है। क्योंकि जो सर्किट को सोल्व करना एक्चुअली में काफ़ी लेंदी होता है ये जो चैप्टर है ना इसमें। लेकिन फिर भी जैसे जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे, और जो गेट और आईएएस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं कि उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। फाइंडिंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़, फाइंडिंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़, फाइनल वैल्यूज़। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे इंडक्टर है उसमें जो करंट है ना उसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 प्लस पर फाइंड करना। जैसे यहाँ पे जो करंट है वो मान लो इंडक्टर के अक्रॉस मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको कैपेसिटर के अक्रॉस भी मान सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जैसे वीटी है वो मान लो कैपेसिटर के अक्रॉस है, कैपेसिटर मतलब मोस्टली इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये ऐसे लिख दिया है। बाकी ऐसी बात नहीं है, आई ऑफ 0 प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आई ऑफ 0 प्लस कैलकुलेट करना, ठीक है, और वी ऑफ 0 प्लस कैलकुलेट करना, डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस कैलकुलेट करना। ठीक है। और ऐसे ही डी वी टी यानी 0 प्लस पे बाई डी टी कैलकुलेट करना। ये किस में है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आई ऑफ इन्फिनिटी फाइंड करना और वी ऑफ इन्फिनिटी फाइंड करना। ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीके से फाइनल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं एट टी टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये जो कैलकुलेशन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे डी आई 0 प्लस बाई डी टी फाइंड आउट करो। ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे हम सेकंड ऑर्डर सर्किट जब सोल्व करेंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे ना उसमें कांस्टेंट आएंगे, उनकी वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, उनकी वैल्यू यही रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद ये वैल्यू पुट करेंगे। जैसे आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू हमें पता है, तो आई टी की इक्वेशन में आई ऑफ 0 प्लस जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और उससे एक इक्वेशन बनाएंगे कांस्टेंट में। दूसरा मान लो हम डी वी 0 प्लस बाई डी टी फाइंड आउट कर लें, तो वहाँ से वी टी का एक्सप्रेशन निकाल के उसको डिफ्रेंशिएट करके टी टेंस टू 0 प्लस रखो और उसकी वैल्यू पुट करो। तो मान लो दो अननोन है, दो इक्वेशन बन जाएंगे, उनको सोल्व कर लेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाएंगी। यानी कि ये जो पार्ट है ना इनिशियल और फाइनल वैल्यू जो फाइंड आउट करने का है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सर्किट सोल्व करोगे तब भी काम आएगा, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो इसको अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन इनकी की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट है उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, और ये जो वैल्यू जो फाइंड करनी है इनको एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है। तो जो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है एक्चुअल में उसको डिस्कस कर रहे हैं, द सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट। तो इसको देखिए, तो सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट का मतलब क्या है कि जो आरएलसी सर्किट है ना वो सोर्स फ्री है, उसमें कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो इसके दो टॉपिक होंगे, एक तो सीरीज आरएलसी सर्किट होगा और एक क्या होगा, पैरेलल। तो जो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वो सीरीज कर रहे हैं, तो सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट। तो इसको देखिए, यहाँ पे सीरीज आरएलसी होगा मतलब ये आर और ये एल और ये कैपेसिटर सी, और यहाँ पे कोई इनपुट सोर्स होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है। यानी इनपुट जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, जीरो। तो ये मान लो आर है और इसको डिनोट करते हैं एल से, इसको सी से। ठीक है। और मान लो इस पोलरिटी में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है
वो मान लो वी नॉट है, ठीक है। और जो इंडक्टर है इसके थ्रू जो करंट है वो मान लो इस डायरेक्शन में आई नॉट है, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं। देखो इसको मान लो कि जैसे टी ग्रेटर देन 0 पर हम इस सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। टी ग्रेटर देन 0 पर मान लो सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं, और जो ये वैल्यूज़ दी हुई है ना, आई ऑफ 0 और वी नॉट, मतलब आई नॉट वी नॉट जो वैल्यू दी हुई हैं, ये मान लो टी इक्वल्स टू 0 टाइम के ऊपर ये जो वैल्यूज़ हैं ये गिवन है। और जो सर्किट को हम एनालाइज कर रहे हैं वो टी ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस होती है वो क्या होती है कि जब इनिशियल वैल्यू दे दी जाती है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से लिखें, ये वाली प्रॉब्लम होती है। यानी कि केवीएल किस तरीके से अप्लाई करें, क्योंकि अगर इनिशियल वैल्यू नहीं होंगी तो केवीएल हम अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे इनिशियल वैल्यू दी हुई है तो एग्जैक्ट यानी कि करेक्ट जो इक्वेशन है केवीएल इक्वेशन वो किस तरीके से लिखी जाती है उसको सीख लो कि किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि इस सर्किट में जो करंट है वो क्या फ्लो हो रही है, आई ऑफ टी। तो यहाँ पे अगर केवीएल इक्वेशन लिखें तो अप्लाइंग केवीएल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो रजिस्टर है इसमें क्या ड्रॉप होगा, माइनस आई आर, ठीक है। और इसके अक्रॉस क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। और ये जो वोल्टेज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से टी, यही तो लिखते हैं जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज आई ऑफ टी इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c माइनस इन्फिनिटी टू टी आई टी डी टी इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब जैसे आप सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पे केवल आई यूज किया है, लेकिन जो एक्चुअल में जो इसमें जो करंट है वो आई नोट तो हमने यूज किया ही नहीं, तो वहाँ पे ये समझ लो कि जो डेरिवेटिव किया है उसमें वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज आई ऑफ टी इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, जो वी नोट है ना, वी नोट ये तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक तो वी नोट लिख दिया हमने, और फिर क्या लिखेंगे, 1/c इंटीग्रेशन 0 टू टी आई टी डी टी इक्वल्स टू 0। ये एक्चुअल में ये परफेक्ट जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है यहाँ पे। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 प्लस लिखूँ, तो देखो आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू हमें पता आई नोट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं टी इक्वल्स टू 0 रखूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 0 पे। जैसे यहाँ पे देखो ये मैं जो लिखना सिखाया है यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे देखो जो इंडक्टर के एक्रॉस जो इनिशियल करंट थी आई नॉट, उसका जो डेरिवेटिव है वो तो 0 में चला जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन लिखा है माइनस इन्फिनिटी से टी, इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 पे ब्रेक कर दिया, और फिर 0 से जो टाइम टी है उस पर ब्रेक कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे यहाँ पे अगर मुझे डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे फाइंड आउट करना है, तो ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो इक्वेशन लिखी है ये लिखना कुछ बच्चों को नहीं आता है जब इनिशियल कंडीशन दे दी जाती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या करते हैं डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल लेते हैं इस सर्किट का। लेकिन अगर मुझे डी आई बाई डी टी 0 प्लस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 प्लस पुट करूँगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, आई ऑफ 0 प्लस इंटू आर प्लस एल डी आई 0 प्लस बाई डी टी प्लस वी नॉट प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 टू 0 प्लस और आई टी डी टी इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 0। और यहाँ पे आई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, आई, तो यहाँ से जो डी आई 0 प्लस बाई डी टी है इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी नॉट माइनस आई नॉट आर अपॉन एल। तो इस तरीके से यहाँ पे एल आर आई नोट और वी नोट की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आप डी आई 0 प्लस बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने इनिशियल कंडीशन को इंक्लूड करके लिखा है, ठीक है। और जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, जो करंट है इसकी एम्पियर और जो टाइम है इसकी सेकेंड, तो एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है।
अब देखो, अब इसको सोल्व करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो एक्स टर्म बताया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या आएगा, डी आई बाई डी टी आर प्लस एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वी नोट का जीरो होगा, 1/c आई टी इक्वल्स टू जीरो। तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको लिख सकते हैं डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, डी आई बाई डी टी और यहाँ पे आर बाई एल प्लस 1/LC आई टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा डी और यहाँ पे 1/LC इक्वल्स टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक जो रूट हैं उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो क्या आएगा, डी बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या आएगा, -r/2l प्लस माइनस अंडर रूट r/2l का होल स्क्वायर और -1/l से, ठीक है। अब जो रूट हैं ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा r/2l और जो 1/LC है इनके वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसको चलो बाद में देखेंगे कि किस तरीके से ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड ये सब चीज़ें देखते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी केवल इतना समझो कि यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक जो रूट आए वो क्या आया, -r/2l प्लस माइनस अंडर रूट r/2l का होल स्क्वायर माइनस एल से, ठीक है। तो जो एक रूट है d1 वो तो मान लो -r/2l प्लस अंडर रूट r/2l का होल स्क्वायर माइनस 1/LC आ गया, और जो दूसरा रूट है वो क्या आ गया, -r/2l माइनस अंडर रूट r/2l का होल स्क्वायर माइनस 1/LC, ठीक है। तो यहाँ पे जो r/2l है इसको बोलते हैं एल्फ़ा, एल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, r/2l, ठीक है। और जो 1/LC है इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा नोट, ओमेगा नोट इक्वल्स टू 1/√LC, ठीक है। तो ये जो रूट हैं इनको जनरलाइज फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, डी बराबर -α प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। अब ये एल्फा ओमेगा नोट क्या है इनके बारे में बात करते हैं अभी, और इनको क्यों डिफाइन किया है उसको भी अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आगे जाके रेजोनेंस पढ़ेंगे इसमें सर्किट थ्योरी में, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC होता है, वो इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। रेजोनेंस मतलब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली जाती है, हम इनपुट जो इम्पीडेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं या फिर इनपुट एडमिटेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है ना उसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं। तो वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो ओमेगा नोट है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो अल्फा है ना उसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। जो अल्फा है इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। ये जो नोमेनक्लेचर है इनको याद रखना, कभी पूछ लेता है कि डैम्पिंग फैक्टर क्या है, तो डैम्पिंग फैक्टर यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, r/2l जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। इसका मतलब भी अभी समझ में आएगा कि इसको डैम्पिंग फैक्टर ही क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका रेस्पॉन्स लिखेंगे ना, जैसे इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको सब समझ में आएगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो यहाँ पे। और यहाँ पे जो अल्फा बाई ओमेगा नोट है इसको जो डिफाइन करते हैं इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं ना अल्फा और ओमेगा नोट का, इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो, जिसको किससे डिनोट करते हैं,
जीटा से, या फिर इसको जाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अल्फ़ा और जो ओमेगा नोट को जो डिफाइन किया है, इसका रीजन क्या है, यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। देखो अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ओमेगा नोट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लोगे ना तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि जो ये सिस्टम है, जो इसका रेस्पॉन्स निकल के आया है, जो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट आए हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं। तो देखो पहले मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कैरेक्टरिस्टिक जो रूट आए हैं वो क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस क्या है, ओमेगा नोट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ओमेगा नोट हो गया, अगर यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा नोट हो गया, तो मुझे बताओ, तो यहाँ पे जो ये रूट हैं ये तो रियल हो गए। तो जो रूट हो गए, जो कैरेक्टरिस्टिक जो रूट हो गए, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स हैं वो क्या हो गए, रियल। तो जो इसका रेस्पॉन्स है वो किस तरीके का आता है, जब आप पढ़ोगे उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब इसके कैरेक्टरिस्टिक जो रूट हैं वो अगर मान लो रियल आ जाते हैं, तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो क्या होगा, मान लो एक रूट S1 है, दूसरा रूट मान लो S2 है, ठीक है। तो जो इसका जो रेस्पॉन्स है वो क्या होगा, A1 e की पावर S1t प्लस A2 e की पावर S2t, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो -5 कोमा -2 आ गया, तो ये क्या आएगा, A1 e की पावर -5t प्लस A2 e की पावर -2t, ठीक है। एक बता दिया। अब दूसरा मान लो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस माइनस, मान लो माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस रूट बीटा आ गया, मतलब ये सर्ड रह गया, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट नहीं हुआ, मतलब ये सर्ड आ गया, परफेक्ट नहीं बना। तो जो इसका रेस्पॉन्स है वो क्या होता है, ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी A1 कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा टी प्लस A2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके के जो रूट आते हैं तो जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो जो इसके जो सोल्यूशन है वो दो तरीके से ही पॉसिबल है, ये या फिर ये। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई ओसिलेशन हुआ क्या, यहाँ पे कोई साइनोसाइडल टर्म अवेलेबल है, नहीं है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है इसमें कोई ओसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ओवर डैम्प्ड है। ये क्या है, ओवर डैम्प्ड। अब जैसे क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड में जो कन्फ्यूजन है वो आगे दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई ओसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ओसिलेशन नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा मान लो कि जैसे अल्फ़ा बराबर ओमेगा नोट हो गया, इसका मतलब जो दोनों रूट हैं वो क्या हो गए, माइनस अल्फ़ा कोमा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो जो रेस्पॉन्स है वो क्या होता है, A1 प्लस A2t और e की पावर जो रूट है वो माइनस अल्फ़ा टी। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या यहाँ पे साइनोसाइडल फैक्टर है, कोई नहीं है, तो इसमें कोई ओसिलेशन है, नहीं है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो कि जैसे अल्फ़ा लेस देन ओमेगा नोट हो गया, तो ये जो रूट है वो क्या हो गए, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। तो इसको मान लो ये क्या आ गया, इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस जे स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गया, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस जे बीटा। तो जो इसका सोल्यूशन लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी A1 कोस ऑफ बीटा टी प्लस A2 साइन ऑफ बीटा टी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ओसिलेशन है, लेकिन ये अंडर डैम्प्ड है। ये क्या है, अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ओसिलेशन है, लेकिन वहाँ पे डैम्पिंग हो रही है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी है ना, ये जब टी अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा है वो तो पॉजिटिव नंबर है ना, क्यों,
क्योंकि ये r/2l है तो अल्फा तो पॉजिटिव है, इसका मतलब e की पावर माइनस अल्फा टी है वो क्या होगा, डिक्रीज, जब टाइम इंक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें ओसिलेशन है लेकिन वो अंडर डैम्प्ड है, यानी उसमें डैम्पिंग हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस अल्फा टी फैक्टर है, ये जो उसके ओसिलेशन है उसके एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, डिके करेगा। अरे अगर मैं इसी इक्वेशन में अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊं तो मुझे बताओ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि a1 कोस बीटा टी प्लस a2 साइन बीटा टी ये तो कांस्टेंट है, a1 कोई कांस्टेंट है, कोस बीटा टी -1 से 1 के बीच में हो सकता है, ऐसे ही a2 कांस्टेंट है और साइन बीटा टी, तो ये कहाँ पे जाएगा, जीरो पे। इसका मतलब जो टाइम के साथ जो इस सिस्टम में ऑसिलेशन है वो क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिके हो रहा है e की पावर माइनस अल्फा टी के कारण। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि जो अल्फा है वो क्या है, वो एक तरीके से डैम्पिंग का काम कर रहा है। इसलिए वहाँ पे हमने जो अल्फा का जो नाम दिया था वहाँ पे क्या यूज किया था, वहाँ पे हमने यूज किया था डैम्पिंग फैक्टर। इसलिए यहाँ पे डैम्पिंग का काम कर रहा है सिस्टम में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लो कि जो अल्फा है वो मान लो जीरो है, अल्फा इक्वल्स टू जीरो, तो जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, वो रूट जो आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट। तो जो रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, a1 कोस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो, तो यहाँ पे क्या है, e की पावर जीरो टी है जो क्या है 1। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखा है वो इसी का एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम आप कितना भी इंक्रीज कर लो, यहाँ पे a1 कोस ओमेगा नॉट टी प्लस a2 साइन ओमेगा नॉट टी ये कभी जीरो पे होगा ही नहीं, है तो ओसिलेट करता रहेगा। ठीक है, अगर a1 a2 दोनों ही जीरो हो गए तभी ये जीरो आएगा, अदरवाइज ये ओसिलेटरी है। ठीक है, मतलब कभी भी कॉन्स्टेंटली जीरो नहीं बनेगा। तो ये जो रेस्पॉन्स है ये क्या है, ओसिलेटरी। तो अब एक बार इसको रिवर्स प्रोसेस में देखो, देखो सबसे पहला जो रेस्पॉन्स है वो क्या है, ओसिलेटरी। यहाँ पे जो डैम्पिंग है वो है ही नहीं, तो जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें डैम्पिंग थोड़ी सी इंक्रीज की, लेकिन उसकी वैल्यू ओमेगा नोट से क्या रखी, थोड़ी कम। तो डैम्पिंग हो रही है सिस्टम में, यानी कि अभी ओसिलेशन है, उसमें थोड़ा सा मान लो डैम्पिंग फैक्टर लगा दिया। ठीक है, हल्का सा डैम्पिंग फैक्टर लगा दिया मान लो सिस्टम में, तो डैम्पिंग उसमें स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर हमने उसमें डैम्पिंग लगाई तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम एकदम से रुक जाएगा, यानी कि जो उसमें ओसिलेशन है वो बंद हो जाएंगे, नहीं, उसमें डैम्पिंग हो रही है और धीरे धीरे जो सिस्टम है उसमें ओसिलेशन ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे सफिशियंट जो मतलब कि क्रिटिकल वैल्यू है डैम्पिंग फैक्टर की वो हमने यूज़ की, तो जो सिस्टम में जो ओसिलेशन थे ना वो डायरेक्ट ही ख़त्म हो गए। ठीक है, यानी कि उसमें ओसिलेशन है ही नहीं। यानी कि हमने क्या किया, ओसिलेटरी पहले रेस्पॉन्स था, फिर मान लो कि हमने उसमें डैम्पिंग इंट्रोड्यूस किया। तो अगर मान लो थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते रहोगे, डैम्पिंग की वैल्यू जो बढ़ाते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि उसमें ओसिलेशन होंगे ही नहीं, डायरेक्ट ही वो क्या होगा, विदाउट ओसिलेशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, यानी कि उसमें डैम्पिंग फैक्टर की इतनी वैल्यू है कि उसमें जो ओसिलेशन थे वो डायरेक्ट ख़त्म हो गए। और ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या हुआ कि हमें जितना डैम्पिंग फैक्टर चाहिए था किसके लिए, जो ओसिलेशन है उनको रोकने के लिए, उससे ज़्यादा हमने यूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब अगर अल्फा की वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो उसमें ओसिलेशन होंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, ओवर डैम्प्ड, यानी कि हमने जितनी डैम्पिंग यूज करनी चाहिए थी किसके लिए, ओसिलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, हमने उससे ज़्यादा डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू यूज कर ली, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओवर डैम्प्ड। तो आई थिंक ये जो नोमेनक्लेचर था और जो ये ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ओसिलेटरी रेस्पॉन्स, ये सब क्या होते हैं, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गई होगी और मैथमेटिकल आपको दिख रहा है। क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि जैसे दो रियल रूट अगर सेम आ जाएं तो उसका रेस्पॉन्स किस तरीके से लिखते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में जब अगर करेक्टरिस्टिक रूट आते हैं तो उसका रेस्पॉन्स कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा टाइप में आता है तो किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो वो तो मान लो आप लिखना सीख चुके हो, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वरना आप उसमें पढ़ लेना मैथमेटिक्स में, जब यहाँ पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे ना उसमें देख लेना। ठीक है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ।
और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि मैथमेटिकल आपको सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऑसिलेशन है ही नहीं, यहाँ पे कोई ऑसिलेशन है ही नहीं, जो इसके आंसर है इसमें देख लो कोई ऑसिलेशन है ही नहीं, यहाँ पे देख लो कोई ऑसिलेशन नहीं है, और यहाँ पे जो अंडर डैम्प्ड है यहाँ पे ऑसिलेशन है, और ये जो रेस्पॉन्स है अल्फा इक्वल टू 0 के लिए ये आपको दिख रहा है क्या है, ऑसिलेटरी। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम जो ये चारों तरीके के रेस्पॉन्स हैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये कंसेप्चुअल तरीके से आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्यों ऑसिलेशन आ रहे हैं, क्यों क्रिटिकली डैम्प्ड में ऑसिलेशन नहीं है, ठीक है।